हे एवरीबॉडी, हेलो एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल इन्फो आइलैंड। सो गाइज, आज हो गई है आपकी 23 अक्टूबर 2024 और आज आपका एसएससी एमटीएस का 23 अक्टूबर का जो फर्स्ट शिफ्ट का एग्जाम है गाइज वो कंडक्ट हो चुका है। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं जितने भी जीके जीएस और इंग्लिश के क्वेश्चंस आज यानी कि 23 अक्टूबर के फर्स्ट शिफ्ट के पेपर में आपसे पूछे गए हैं, वो सारे आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो गाइज, अगर आपने एसएससी एमटीएस का एग्जाम दे दिया है तो भी आप वीडियो को जरूर से देखना, बिकॉज दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ यू टू नो कि आपने कितना परसेंट एग्जाम आपका बिल्कुल करेक्ट किया है। एंड फॉर ऑल ऑफ दोज स्टूडेंट्स जिनके अभी आगे आने वाली शिफ्टों में एग्जाम लगे हुए हैं, उनके लिए भी ये वीडियो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, आप कह सकते हैं, क्योंकि उससे उन्हें पता चलेगा कि किस तरह के क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, क्या एग्जाम का पैटर्न चल रहा है, क्या डिफिकल्टी लेवल चल रहा है, क्या इजी क्वेश्चंस आ रहे हैं, या जो एग्जाम का डिफिकल्टी लेवल है वो इजी टू मॉडरेट है या फिर डिफिकल्ट है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। आपके वो सारे क्वेश्चंस वीडियो को देखकर आंसर हो जाएंगे। तो गाइज, हम जो क्वेश्चंस आपको बताएंगे, आंसर्स तो उसका बताएंगे ही, अलोंग विद दैट वी विल बी शेयरिंग द एडिशनल इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू दैट क्वेश्चन, जिससे कि आपको अगर उससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछा जाए देन यू विल बी इन अ सिचुएशन टू हैंडल दैट एंड आंसर दैट। ठीक है, तो जल्दी से देख लेते हैं कि किस तरह के क्वेश्चंस पूछे गए हैं। क्वेश्चंस को देखने से पहले सिर्फ और सिर्फ एक इम्पॉर्टेंट और एक हम्बल रिक्वेस्ट मैं आपसे करना चाहूंगी। अगर आप चैनल पे नए हो, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है, तो जल्दी से जाओ। एसएससी एमटीएस से रिलेटेड और सारे कॉम्पिटेटिव एग्जाम से रिलेटेड इंफॉर्मेशन पाने के लिए, इंफॉर्मेटिव वीडियोस पाने के लिए, नोटिफिकेशंस पाने के लिए जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो, नोटिफिकेशन बेल आइकन को हिट कर दो, so that you never miss any update from us. ठीक है, so now let's begin with the video and look for the questions. सो गाइस, सबसे पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको जो पूछा गया था वो ये पूछा गया था कि ये जो डीपीएसपी होता है ना, इसके जो फीचर्स हैं हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, जो डीपीएसपी के जो फीचर्स हैं ये किस कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशन से लिए गए हैं। सो गाइस, इसका करेक्ट आंसर होगा आयरलैंड। और अगर आपने हमारी प्रिपरेटरी वीडियोस देखी थी जो हमने एसएससी एमटीएस की डाली थी गाइस, उसमें भी मैंने आपको पूरा, इनफैक्ट उसमें मैंने आपको पूरा चार्ट प्रोवाइड करवाया था कि हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में किस कंट्री से किस तरह के फीचर्स लिए गए हैं और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड किए गए हैं। सो गाइज, वो जरूर से देख लेना, अगर नहीं देखा है तो आपकी काफ़ी हेल्प हो जाएगी। सो गाइज, कमिंग बैक टू द क्वेश्चन, इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है जिसे हम भारतीय संविधान के नाम से जानते हैं, उसमें जो डीपीएसपी से रिलेटेड फीचर्स हैं वो आयरलैंड की कॉन्स्टिट्यूशन से लिए गए हैं। और अगर आपसे पूछा जाता है कि आयरलैंड ने कहाँ से लिया है, तो गाइज आयरलैंड टुक इट फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ स्पेन। तो गाइज, ये चीज़ आपको याद रखना है। इसी के साथ साथ वन मोर थिंग दैट यू गाइस शुड कीप इन माइंड, वो ये है कि जो भारतीय संविधान का भाग 4 है, उसमें अनुच्छेद 36 से 51 तक जो है उसमें डीपीएसपी से जुड़े हुए प्रावधान सभी शामिल हैं। तो ये चीज भी आपको याद रखना है। ठीक है, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, वंस अ डांसर इज एन ऑटोबायोग्राफी ऑफ हुम। तो गाइज, मैंने आपको पहले भी बता रखा है कि बुक्स हुए, ऑथर्स हुए, नॉवेल्स हुए, बायोग्राफीज हुई, ऑटोबायोग्राफीज हुई, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कि बहुत ट्रेंड कर रहा है और इससे रिलेटेड काफी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, ऑलमोस्ट हर शिफ्ट में पूछे जा रहे हैं। तो प्लीज आप इस चीज का ध्यान रखते हुए इन इन टॉपिक्स को अच्छे से कवर कर लेना। सो यस, वंस अ डांसर जो है ये एलेग्रा केंट की ऑटोबायोग्राफी है। सो एलेग्रा केंट इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट गाइस, क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि ये जो मिशन कर्मयोगी लॉन्च किया गया था इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा, उसका ऑब्जेक्टिव क्या होता है। तो गाइस, जो मिशन कर्मयोगी है उसका मेन ऑब्जेक्टिव जो होता है, इट इज टू मेक अवेलेबल टू ऑल गवर्नमेंट ऑफिशियल्स across hierarchies and geographies the opportunities to continuously build and strengthen the competencies required for their role। तो ठीक है, ये जो है ये मेन एजेंडा है, मेन ऑब्जेक्टिव है मिशन कर्मयोगी का। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था अलेक्जेंडर से रिलेटेड कि व्हेन डिड अलेक्जेंडर इन्वेड पंजाब एंड व्हेन डिड ही डाई। तो गाइस, जो पंजाब को इन्वेड किया था अलेक्जेंडर ने, वो किया था ऑलमोस्ट अराउंड 326 टू 327 बीसी के आसपास। और अगर उनकी मृत्यु की बात करें तो गाइस ही डाइड इन 323 बीसी इन बेबीलोन, जो कि आज के समय में इराक के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तब उसको बेबीलोन के नाम से बोलते थे और जानते थे। और उनकी जो डेथ है उसका जो मेन कॉज है वो कोई डिजीज मानी जाती है, मलेरिया और समथिंग लाइक दैट। तो ये चीज भी आप ध्यान में रखना।
ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दिस, जो पार्ट इंडिया का जो कि अलेक्जेंडर ने इन्वेड किया था उसको ही पंजाब बोला जाता था, इनफैक्ट बोला जाता है, जिसको लैंड ऑफ द 5 रिवर्स के नाम से जाना जाता है। एट दैट टाइम इट वाज रूल्ड बाय अ किंग जिसका नाम था पोरस। ठीक है, उस समय में पोरस इसको रूल कर रहे थे, एंड ही वाज ओवरलॉर्ड ऑफ द पंजाब, एंड अंडर हिम देयर वर मेनी अदर प्रिंसेसेस हु वर रूलिंग पंजाब एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। ठीक है, तो ये सारी इंफॉर्मेशन आपको याद रखना है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको तक्षशिला से रिलेटेड पूछा गया था कि हु मेनली डिड द वर्क ऑफ एक्सकवेशन ऑफ तक्षशिला। सो गाइस, इसका करेक्ट आंसर है सर जॉन मार्शल। नेक्स्ट क्वेश्चन नेशनल एक्सेलेंस अवार्ड से रिलेटेड है कि जो नेशनल एक्सेलेंस अवार्ड होता है वो किन पर्टिकुलर एरियाज में नहीं दिया जाता है। गाइस डू नॉट गेट कंफ्यूज, यहाँ पे लिखा है इज नॉट गिवन। ठीक है, सो गाइस जो नेशनल एक्सेलेंस अवार्ड होता है दैट इज नॉट गिवन इन द फील्ड ऑफ लिटरेचर में नहीं दिया जाता है। तो द फील्ड ऑफ लिटरेचर इज द करेक्ट आंसर। दिस अवार्ड इज जनरली गिवन टू रिकॉग्नाइज। ठीक है, लिटरेचर में तो नहीं दिया जाता, तो लिटरेचर इज योर करेक्ट आंसर। अब बात करते हैं कि कहाँ दिया जाता है। सो दिस अवार्ड इज जनरली गिवन टू रिकॉग्नाइज एक्सेलेंस इन साइंस, साइंस फील्ड में, टेक्नोलॉजी में, इंजीनियरिंग में, मेडिसिन में, और अदर कुछ टेक्निकल फील्ड्स हो गए हैं वहां पर नेशनल एक्सेलेंस अवार्ड दिया जाता है। ठीक है, सो यहाँ पर दोनों ही एरियाज गिवन है, कहाँ दिया जाता है और कहाँ नहीं दिया जाता है, तो दोनों को ही आपको इंडिविजुअली याद रखना है। Okay, next question. Who wrote that Razia was more qualified and educated than her brothers? तो guys, किसी ने ये स्टेटमेंट दिया था कि जो रजिया हैं वो अपने भाइयों से ज़्यादा क्वालिफाइड हैं और ज़्यादा पढ़ी लिखी हैं। तो आपसे पूछा गया था कि ये स्टेटमेंट किसके द्वारा दिया गया था। तो गाइज इसका करेक्ट आंसर है मिनहाज अल सिराज। तो मिनहाज अल सिराज आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाय विच एक्ट वाज द स्ट्राइक इन द ट्रिब्यूनल बैंड बाय द ब्रिटिश। तो गाइज इसका करेक्ट आंसर है द 1927 ट्रेड्स डिस्प्यूट एक्ट जो हुआ था उसने जनरल स्ट्राइक्स जो हुई थी, संपत्ति स्ट्राइक्स जो हुई थी और लार्ज स्केल पिकेटिंग जो हुई थी उसको बैन कर दिया था। Okay, next question is what do you understand by I got Karma Yogi platform? तो guys, at the core of mission कर्म योगी, जैसे कि अभी हमने डिस्कस करा, मिशन कर्म योगी जो है is the I got कर्म योगी प्लेटफॉर्म। ये पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म जो है ये कर्म योगी मिशन से ही रिलेटेड है। और ये बेसिकली क्या है, इट इज़ अ कॉम्प्रहेंसिव ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जो कि गाइड करता है इंडिविजुअल सिविल सर्विस ऑफिशियल्स को उनकी कैपेसिटी के अंदर ही किस तरह से वो अपनी जर्नी को बिल्डअप कर सकते हैं। इट इज़ नॉट मियरली अ लर्निंग प्लेटफॉर्म, ये सिर्फ और सिर्फ एक लर्निंग प्लेटफॉर्म नहीं है, बट इट इज़ अ सॉल्यूशनरिंग स्पेस दैट कंबाइंस 5 फंक्शनल हब्स। ठीक है, जहाँ पे आपके प्रश्नों के उत्तर भी दिए जाते हैं, आपको सजेशंस भी दिए जाते हैं आपको, और टोटल 5 फंक्शनल हब्स जो हैं ऑनलाइन लर्निंग के, ठीक है, उन सबको जोड़ के बनाया जाता है, जिसमें ऑनलाइन लर्निंग हुआ, कॉम्पिटेंसी मैनेजमेंट हुआ, करियर मैनेजमेंट हुआ, डिस्कशंस हुआ और नेटवर्किंग हुआ। ये सारे ही फंक्शनल हब्स इसमें जोड़े जाते हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस, इन हब्स, इन फंक्शनल हब्स के द्वारा ये जो प्लेटफॉर्म है वो क्या करता है, वो आपको ऑनलाइन और फेस टू फेस और ब्लेंडेड लर्निंग से रिलेटेड चीजें प्रोवाइड कराता है, आपको डिस्कशंस प्रोवाइड कराता है टॉपिकल फोरम्स के थ्रू, और इट आल्सो हेल्प यू इन मैनेजिंग करियर पाथ्स एंड इनेबलिंग रिलायबल असेसमेंट्स दैट क्रेडिबली सिग्नल कॉम्पिटेंसीज ऑफ ऑफिशियल्स। तो ये सारे जो फंक्शंस हैं, it all comes under this I got Karma Yogi mission platform. इसके अलावा गाइज, वाइल आई गॉट कर्म योगी जो है इट विल ब्रिंग द रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ लर्निंग टू द लर्नर, लर्नर्स को लर्निंग भी प्रोवाइड कराते हैं। इट विल ऑल्सो प्रोवाइड tools through which departments and managers can monitor and mental officials. It will also provide anytime anywhere any device learning, ये इस तरह की लर्निंग आपको प्रोवाइड कराएंगे जो कि कहीं भी किसी भी समय और किसी भी डिवाइस पर वो आपको प्रोवाइड कराएंगे, क्योंकि इनका जो मेन मोटो है वो है टू ट्रेन अबाउट 2 करोड़ यूजर्स विच वॉज
हाँ, hitherto not achievable through traditional measures, और क्योंकि ट्रेडिशनल मेजर्स से तो इन 2 करोड़ जनता के जो यूथ हैं उनको लर्निंग प्रोवाइड करना आसान नहीं था. दिस इज द रीजन वाई दे हैव कम अप विद सच डिवाइसेस एंड सच ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स जो कि आई गॉट कर्मयोगी मिशन को और आगे बढ़ाने में हेल्प करती है. सो दैट इज ऑल अबाउट आई गॉट कर्मयोगी मिशन प्लेटफॉर्म. Okay, next question. Who proposed the first model of atom in 1898? तो guys सर जे थॉमसन इज द करेक्ट आंसर, जिन्होंने परमाणु का प्रथम मॉडल जो था, सबसे प्रथम मॉडल जो था वो प्रतिपादित किया था, जिसको हम गाइस प्लम मॉडल के नाम से भी जानते हैं. प्लम पुडिंग, इफ यू गाइस हैव रेड इट. सॉरी. ओके, जिसको हम प्लम पुडिंग मॉडल के नाम से जानते हैं. इस मॉडल के अनुसार परमाणु का जो घनात्मक है वो आवेश परमाणु के संपूर्ण आयतन में एक समान रूप से वितरित होता है, तथा ऋणात्मक रूप से आवेशित इलेक्ट्रॉन तरबूज में बीजों के समान इसमें फंसे होते हैं. तो ये जो कहना है ये सर जे थॉमसन का कहना है फॉर हिज थ्योरी ऑफ फर्स्ट मॉडल ऑफ एटम. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच डांस इज परफॉर्म्ड इन अराकू वैली ऑफ आंध्र प्रदेश. तो गाइज एक क्वेश्चन में से ही एक आंसर जो कि आपको याद रखना है वो है कि आंध्र प्रदेश में ही ये अराकू वैली स्थित है, ठीक है. और यहाँ पे कौन सा डांस परफॉर्म होता है आपसे ये पूछा गया था. तो गाइज धीमसा डांस इज द करेक्ट आंसर. और ये जो डांस है, दिस डांस इज बेसिकली परफॉर्म्ड बाय द पोरजा ट्राइब, ठीक है. जो पोरजा सामुदायिक कम्युनिटी है आंध्र प्रदेश की, वो इस पर्टिकुलर डांस को परफॉर्म करती है वेरियस फंक्शंस पे, ओकेजन्स पे, ठीक है. अब देख लेते हैं थोड़ा सा और इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू धीमसा डांस. तो गाइज जो धीमसा डांस है, इट इज अ पॉपुलर फोक डांस ऑफ आंध्र प्रदेश. नोटेड, इट इज प्रेवेलेंट इन द अराकू वैली नियर विशाखापट्टनम. तो ये चीज भी आपको याद रखनी है, ठीक है. और ये जो फोक डांस है, इट इज परफॉर्म्ड बाय द पोरजा ट्राइब ऑफ आंध्र प्रदेश. तो मेन 3-4 चीजें जो कि अभी मैंने आपको बताई हैं वो ही हैं इंपॉर्टेंट इससे रिलेटेड, आप प्लीज इन्हें याद रखिएगा. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. हु एस्टेब्लिश्ड ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक पार्टी. तो गाइज इसका करेक्ट आंसर है सुभाष चंद्र बोस, जिन्होंने कोलकाता में 1939 में इसको एस्टैब्लिश करा था ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक पार्टी के नाम से. ओके, नेक्स्ट गाइस आपको क्वेश्चन पूछा गया था कि कौन सा प्राइवेट सेक्टर कंपनी है इन 4 ऑप्शंस में से, इन 3 ऑप्शंस में से. ओके, टाटा स्टील एक ही था जिसमें आपको सेल, भेल, टाटा स्टील गिवन था, जिनमें गाइस जो सेल और भेल है दे आर पब्लिक सेक्टर कंपनीज, और जो टाटा स्टील है दैट इज अ प्राइवेट सेक्टर कंपनी. तो आपका करेक्ट आंसर होगा टाटा स्टील. So guys, next question आपको पूछा गया था that if a criminal wants to get his case done as soon as possible, then what fundamental right can he exercise? So guys, इसका correct answer है right to life and personal liberty, जो कि आर्टिकल 21 में मेंशनड है. और आर्टिकल 21 जो है ये किसी क्रिमिनल को ये right देता है to, if that criminal want to get his case done as soon as possible, then this is the particular fundamental right that this person can exercise at that point of time, ठीक है. तो आर्टिकल 21 है. अब बात करें आर्टिकल 21 आपको क्या गारंटी देता है. तो गाइज जो आर्टिकल 21 है, it guarantees the right to life and personal liberty and says that no person can be deprived of his life or liberty except the procedure prescribed by the law. तो ये इंपॉर्टेंट चीज याद रखना. ओके गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपको पूछा गया था वो है दैट अंडर विच इवेंट डज द वाटर जंप टेक प्लेस इन ट्रैक एंड फील्ड. सो गाइस इसका जो आंसर होगा वो होगा आपका स्टीपल चेज. जो स्टीपल चेज इवेंट होता है उसके दौरान आपको कुछ वाटर जंप लगानी पड़ती है, जो कि ट्रैक एंड फील्ड में होता है. और गाइस स्टीपल चेज जो होता है, दिस इज अ ऑब्स्टेकल चेज इन एथलेटिक्स. ओके. ओके गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको पूछा गया था दैट व्हाट इज दैट थिंग व्हिच इज यूज्ड टू स्टेन, या फिर आप कह सकते हैं ब्लर क्रोमोसोम्स. तो गाइस इसका करेक्ट आंसर था एसिटोकार्बाइन. तो गाइस जो एसिटोकार्बाइन होता है इज इट्स द थिंग जो कि क्रोमोसोम्स को स्टेन करने के लिए काम किया जाता है.
जिसमें जो गियम्सा स्टेनिंग होती है, जिसको जी बेंडिंग के नाम से भी जाना जाता है, जी बेंडिंग टेक्निक, दैट पर्टिकुलर थिंग इज यूज्ड। और बात करें इस पर्टिकुलर टेक्निक की, जी बेंडिंग टेक्निक की, सो इट इज अ साइटोजेनेटिक प्रोसेस जिसमें क्रोमोसोम्स को स्टेन किया जाता है इन ऑर्डर टू क्रिएट वन कैरियोटाइप, ठीक है, कार्योटाइप। तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज अर्थक्वेक जो होता है इट टेक्स प्लेस इन विच ऑफ द लेयर ऑफ द अर्थ। तो गाइज इसका करेक्ट आंसर होगा लिथोस्फेयर। सो जो लिथोस्फेयर वाली जो लेयर होती है अर्थ की, हमारे अर्थ की, उसमें अर्थक्वेक जो होता है वो होता है। और जो लिथोस्फेयर है, दिस इज द मोस्ट आउटर लेयर ऑफ द अर्थ। अर्थ की सबसे बाहरी जो सतह होती है वो लिथोस्फेयर कहलाती है। एंड इसी के अंदर जो अपर पोर्शन होता है क्रस्ट का और मेंटल का, वो भी शामिल होता है। तो ये चीज भी आपको याद रखनी है। सो लिथोस्फेयर इज द करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा था कि आओलियांग फेस्टिवल जो है इज सेलिब्रेटेड बाय विच ट्रिब्यूनल कम्युनिटी एंड इट बिलोंग्स टू विच स्टेट। तो गाइज स्टेट की बात करें तो इट बिलोंग्स टू नागालैंड स्टेट। एंड कम्युनिटी की बात करें तो जो आओलियांग फेस्टिवल है इट इज परफॉर्म्ड एंड डन बाय कोन्याक कम्युनिटी ऑफ नागालैंड। ठीक है, नागालैंड में ये फेस्टिवल सेलिब्रेट करा जाता है बाय कोन्याक कम्युनिटी। इसके अलावा गाइज नागालैंड में कुछ अन्य प्रमुख त्योहार जो कि मनाए जाते हैं, मनाए जाने वाले कुछ अन्य प्रमुख जो त्योहार हैं वो देख लेते हैं। जिसमें गाइज तुलुनी उत्सव, सुमी जनजाति का यह त्योहार जो है काफी फेमस है, नागालैंड में मनाए जाने वाला त्योहार है ये। और ये सुमी जनजाति का ये जो त्योहार है ये जुलाई के दूसरे सप्ताह में मनाया जाता है। So Tuluni Utsav is also one of the famous festival of Nagaland. ठीक है। ओके गाइज, अब इस तुलूनी उत्सव के अलावा, ठीक है, कुछ और ऐसे त्योहार जो कि नागालैंड में देखे जाते हैं जिनमें हॉर्नबिल महोत्सव गाइज जो है इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाता है। हॉर्नबिल त्योहार की अगर हम बात करें तो गाइज ये जो त्योहार है ये हर साल 1 से 10 दिसंबर के बीच मनाया जाता है और ये कोहिमा में आयोजित किया जाता है। और इस त्योहार में सांस्कृतिक प्रदर्शनों और लोकप्रिय संगीत महोत्सव का आयोजन किया जाता है। और ये जो त्योहार होता है ये नागालैंड में हॉर्नबिल महोत्सव के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा गाइज अन्य त्योहार में मोआत्सु उत्सव शामिल है। तो मोआत्सु उत्सव क्या होता है, ये वो त्योहार है जो कि हर साल मई के पहले सप्ताह में मनाया जाता है। और इस त्योहार के दौरान कई तरह के अनुष्ठान भी किए जाते हैं। ठीक है। इसके अलावा बूशु दीमा, जो बूशु दीमा है ये वह त्योहार है जो कि जनवरी की फसल के पूरा होने पर दीमासा जनजाति द्वारा मनाया जाता है, जिसको बूशु दीमा त्योहार के नाम से जानते हैं। और इसके अलावा गाइज अंत में बात कर लेते हैं सेक्रेनी महोत्सव की। तो ये जो सेक्रेनी महोत्सव है ये अंगामी जो जनजाति होती है नागालैंड की, उनके द्वारा मनाया जाने वाला सबसे बड़ा त्योहार है। यह हर साल फरवरी के महीने में मनाया जाता है। तो गाइज ये जो त्योहार है ये कब कब आते हैं, कब कब मनाए जाते हैं, इसको आपको अच्छे से ध्यान में रखना है, क्योंकि आपसे पूछा जा सकता है कि कौन सा त्योहार किस महीने में मनाया जाता है। फॉर एग्जाम्पल बूशु दीमा हो गया जनवरी का, ठीक है, सेक्रेनी महोत्सव हो गया आपका फरवरी का, मोआत्सु उत्सव हो गया आपका हर साल मई के पहले सप्ताह मई का, और जो हॉर्नबिल महोत्सव है वो हो गया आपका दिसंबर का। तो ये चारों महीने आपको याद रखने हैं, इनमें नागालैंड में ये त्योहार मनाए जाते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था दैट विच कंट्री हैज वन द मोस्ट वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप। सो गाइस इसका करेक्ट आंसर होगा ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया ने अब तक सबसे ज्यादा वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप जीते हैं और अपने नाम किए हैं। तो कितनी बार किए हैं, तो गाइस 6 टाइम्स इज द करेक्ट आंसर। और आपसे पूछा गया था कि यस, आपसे पूछा गया था कि कितनी बार करे हैं, तो गाइस 6 टाइम्स करे हैं, ऑस्ट्रेलिया ने करे हैं। और किस किस साल करे हैं वो अब देख लेते हैं। सो गाइस 2010 में किया था, फिर 2012, फिर 2014, 2018, 2020 और 2023। तो ये जो 6 वर्ल्ड कप है, विमेन्स T20 वर्ल्ड कप है, ये ऑस्ट्रेलिया ने अपने नाम किए थे। सो यस, ऑस्ट्रेलिया इज द करेक्ट आंसर।
ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है सावित्री अ लेजेंड एंड अ सिंबल। ये जो बुक है ये किसके द्वारा लिखी गई है? तो गाइज इसका करेक्ट आंसर है श्री औरोबिंदो घोष। Okay, next question. Who has recently become the first woman chief justice of Uttarakhand High Court? तो गाइस इसका करेक्ट आंसर है जस्टिस रीतू बाहरी। तो रीतू बाहरी आपको याद रखना है। और गाइस अगर आपसे पूछा जाता है दैट हु वाज द फर्स्ट वुमन जज ऑफ द दिल्ली हाई कोर्ट, तो गाइस उसका करेक्ट आंसर होगा लीला सेठ। ठीक है, तो जो लीला सेठ थी, शी बिकेम द फर्स्ट वुमेन जज ऑफ द दिल्ली हाई कोर्ट इन 1978। तो गाइज ये चीज आपको याद रखनी है। एंड गाइज शी वाज ऑफन रेफर्ड एज मदर ऑफ लॉ। तो ये चीज भी आपको याद रखनी है रिलेटेड टू दिस चीफ जस्टिस एंड जस्टिस थिंग। ओके, okay, next question. The president of India appoints the judges of a high court under which article of the constitution of India? So guys इसका करेक्ट आंसर होगा आपका आर्टिकल 217। आर्टिकल जो 217 है एंड उसी का जो सबसेक्शन है अब हम वहां पे देख लेते हैं। तो गाइज अंडर आर्टिकल 124 सबसेक्शन 2 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, तो जो आर्टिकल 124 है ये बताता है कि जो प्रेसिडेंट है वो अपॉइंट करता है द जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, और हाई कोर्ट जो होता है, द हाई कोर्ट इशूज रिट्स अंडर आर्टिकल 226 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ये चीज भी आपको याद रखनी है। और जो सुप्रीम कोर्ट होता है वो अपनी रिट्स को इशू कर सकता है अंडर आर्टिकल 32। तो ये दोनों चीजें भी अच्छे से याद रखिएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि बॉम्बे जयश्री जो है शी वाज ऑनर्ड विद विच अवार्ड इन 2023? सो गाइस जो बॉम्बे जयश्री हैं शी इज अ फेमस कर्नाटका सिंगर और उनको कलानिधि पुरस्कार से सम्मानित किया गया था इन द ईयर 2023 बाय मद्रास संगीत अकेडमी। ठीक है, इसके अलावा उनके अचीवमेंट्स में पद्मश्री का भी नाम शामिल है जो कि उनको 2021 में जिससे नवाजा गया था। तो ये उनके कुछ इंपॉर्टेंट अचीवमेंट्स हैं, प्लीज याद रखिएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। दशैन एंड तिहार ये जो फेस्टिवल्स हैं ये किस कंट्री के इंपॉर्टेंट फेस्टिवल्स हैं, किस कंट्री में मनाए जाते हैं? सो गाइज इसका करेक्ट आंसर है नेपाल। नेपाल के जो मेन हिंदू फेस्टिवल्स हैं, जो मेन दो हिंदू फेस्टिवल है उसमें इन दोनों फेस्टिवल का नाम शामिल है, दशई और तिहार। अब बात कर लेते हैं, थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं इन त्योहारों के बारे में। सो गाइज जो ये दशई त्योहार है यह नेपाल का सबसे बड़ा और सबसे अहम त्योहार है। और यह त्योहार जो है ये सितंबर या अक्टूबर के महीने में मनाया जाता है। यह जो त्योहार है ये बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक होता है, जैसे कि हमारे हिंदूज में जो दशहरा का फेस्टिवल होता है। और इस त्योहार में परिवार एक साथ आते हैं और सड़कें रंग बिरंगी सजी होती हैं और सजावट से सजी होती हैं। तो ये दशई का त्योहार जो नेपाल में कहलाता है, जिसे हम इंडिया में दशहरा के नाम से जानते हैं। ठीक है, इट इज मोर और लेस सिमिलर टू दैट ओनली, जो कि अभी हमने रिसेंटली जब अभी नवरात्रे खत्म हुए थे तो दशहरा सेलिब्रेट करा था। सो इट इज मोर और लेस सिमिलर टू दैट ओनली। ठीक है, ओके, दशई के अलावा अब देख लेते हैं तिहार। अब जो ये तिहार का त्योहार है ये आता है नवंबर या दिसंबर के महीने में। इसे रोशनी का त्योहार बोलते हैं। अब आप इसकी सिमिलैरिटी देख सकते हो हमारे फेस्टिवल से, जो है दिवाली, जो कि अगेन नवंबर के मंथ में अभी आने ही वाली है। सो इसको रोशनी का त्योहार भी कहा जाता है। यह त्योहार अंधकार पर प्रकाश की जीत को दर्शाता है। और इस त्योहार में दोस्त और परिवार के सदस्य एक दूसरे को उपहार देते हैं। ठीक है, तो गाइज ये दोनों आपको फेस्टिवल याद रखने हैं, ये नेपाल के मेजर फेस्टिवल्स में से कुछ है। Okay, next question. According to 2011 census survey, what was the population density of India? So guys, इसका correct answer होगा 382 per square kilometer। और बात करें as per the 2011 census, जो population density थी इंडिया की in terms of number of persons, तो गाइज वो रही है पर स्क्वायर किलोमीटर जो है वो है 382 पर्सन की रही है।
382 persons per square kilometer as compared to 325 persons per square kilometer in 2001 सर्वे। तो अभी आपको 2011 का पूछा गया था तो वो हो गया आपका 382। अगर 2001 का पूछा जाता है तो वो होगा आपका 325 पर्सन्स पर किलोमीटर। ओके गाइस, इसी के साथ साथ कुछ इंपॉर्टेंट चीजें जो कि आपको याद रखनी है, जिसमें सबसे पहले आता है कि जो बिहार थी दैट वाज द डेंसेस्ट स्टेट ऑफ इंडिया with a population density of 1106 people per square kilometer। ठीक है, इसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट चीजें यहाँ मेंशन है जिसमें दिल्ली, चंडीगढ़, बिहार और वेस्ट बंगाल के नाम शामिल हैं। आप प्लीज इनको देख लीजिएगा, याद कर लीजिएगा, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट। ओके गाइस, दैट वाज ऑल अबाउट जीके जीएस। अब थोड़ा सा इंग्लिश के क्वेश्चंस देख लेते हैं, जिसमें सबसे पहला क्वेश्चन आपको पूछा गया था स्पेलिंग, आपको करेक्ट स्पेलिंग बतानी थी। ठीक है, आपको कुछ मिस स्पेल्ड वर्ड्स दे रखे थे जिसमें कि आपको करेक्ट स्पेलिंग चूज करना था, जिसमें आपको कम्युनिटी, स्पेशलिटी, वैक्यूम और रेस्टोरेंट, इनकी स्पेलिंग्स आपसे पूछी गई थी। तो गाइज ये जो चारों स्पेलिंग्स यहाँ गिवन है स्क्रीन पे, जिसे आप देख सकते हैं, ये करेक्ट स्पेलिंग है, तो अच्छे से याद कर लो। ठीक है, फॉर कम्युनिटी इट इज COMMUNITY, फॉर स्पेशलिटी इट इज SPECIALTY, थर्ड फॉर वैक्यूम इट इज VAC, yeah, for vacuum it is VACUUM, and at last for restaurant it's RESTAURANT। ठीक है, so these were the spellings जो कि आज के पेपर में पूछी गई हैं। आई होप आप लोगों ने सही आंसर करा होगा। ओके, नेक्स्ट आपको हर्डल का सिनोनिम पूछा गया था। हर्डल, जिसको हिंदी में हम बोलते हैं बाधा आना या फिर कुछ ही किसी भी तरह का ऑब्स्टेकल, तो वो होता है हर्डल। अब देख लेते हैं कुछ सिनोनिम वर्ड्स। तो गाइस, जिसमें ऑब्स्टेकल, डिफिकल्टी, प्रॉब्लम, बैरियर, बार, स्नैग, स्टम्बलिंग ब्लॉक, इम्पेडिमेंट, ऑब्स्ट्रक्शन, कॉम्प्लिकेशन, ये कुछ शब्द हैं जो कि हर्डल वर्ड से रिलेटेड है। ओके, नेक्स्ट आपको पूछा गया था सिनोनिम ऑफ प्रिजर्व। तो गाइस, प्रिजर्व का मतलब किसी चीज को संभाल कर रखना। ठीक है, तो इसके कुछ सिमिलर वर्ड्स हम देख लेते हैं, जिसमें कंजर्व, प्रोटेक्ट, मेंटेन, टेक केयर ऑफ, लुक आफ्टर, सेव, सेफगार्ड, कीप और केयर ऑफ, ये कुछ वर्ड्स हैं जो कि सिनोनिम्स हैं प्रिजर्व वर्ड के। ठीक है, ओके, नेक्स्ट गाइज, आपको ईडियम पूछा गया था जिसका मतलब आपको चूज करना था कि क्या उसका मतलब होता है। आपसे पूछा गया था व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द ईडियम अ पीस ऑफ केक। तो गाइज, आपको इसका करेक्ट आंसर बताना था। गाइज, अ पीस ऑफ केक मतलब होता है समथिंग विच इज वेरी इजी टू डू, यू नो, जिसको हम कभी कभी बोलते हैं ना चाइल्ड्स प्ले, मेरे बाएं हाथ का खेल है, समथिंग लाइक दैट। कुछ ऐसा जो बहुत आसान हो पाना या फिर करना, इट इज कॉल्ड अ पीस ऑफ केक। ठीक है, तो दैट इज इट। नेक्स्ट आपको पूछा गया था एक्सक्विसिट का सिनोनिम, तो आपको इसका सिनोनिम बताना था। तो गाइस, एक्सक्विसिट हम कभी बोलते हैं व्हेन वी यू नो लाइक समथिंग और फाइंड समथिंग वेरी ब्यूटीफुल और वेरी ग्रेसफुल और वेरी लवली होता है ना, तो उसको हम एक्सक्विसिट बोलते हैं। सिनोनिम्स एक्सक्विसिट देख लेते हैं। ब्यूटीफुल, लवली, एलिगेंट, ग्रेसफुल, मैग्निफिसेंट, सुपर्ब, सुपरलेटिव, एक्सीलेंट, वंडरफुल, वेल क्राफ्टेड, कुछ ऐसा जो बस आंखों को देखा और भा जाए, यू नो, समथिंग सो ब्यूटीफुल, सो ग्रेसफुल, तो उसको हम एक्सप्लिसिट बोलते हैं। ओके, so that's it guys, that brings us to the end of today's video. Those were the very important GK GS and English के questions जो कि आज यानी कि 23 अक्टूबर के आपके SSC MTS के फर्स्ट शिफ्ट के पेपर में पूछे गए थे। If you like the video, found it informative, then don't forget to like, share and subscribe to our channel Info Island। और इसी तरह से बने रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए और अपना प्यार लुटाते रहिए, and we will come up with some more informative videos soon on our channel। तब तक के लिए गुड बाय, गुड लक टू ऑल द कैंडिडेट्स।